जैसे ही हम आदिवासी की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में कौन सा इमेज बैठता है, कौन सी छवि आती है? सबके दिमाग में एक ही छवि आती है कि आदिवासी यानी जंगलों में रहने वाले, आदिवासी यानी पत्तों से ढके रहने वाले लोग, आदिवासी यानी नरभक्षी, यानी इस तरह के और भी कई बर्बर हिंसक विशेषण आदिवासियों के बारे में बताए जाते हैं, माने जाते हैं। एक आम अवधारणा यह बनी हुई है। तो जो आज का आदिवासी लेखन है, जो अस्मिता विमर्श है, आदिवासी को मिथ के रूप में प्रस्तुत किए जाने के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है। कि आज की तारीख में हम हिंदी साहित्य में विमर्शों की जिस आवाज को देख रहे हैं, जिस अनुगूंज को सुन पा रहे हैं, उसमें अस्मिताओं की बात रेखांकित होकर आ रही है, आइडेंटिटी की बात रेखांकित होकर आ रही है। तो अमूमन हम अस्मिताओं की बात को ऊपरी और सतही तरीके से देख पाते हैं, और ऐसा करते हुए हम उसके मूल विषय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी उत्पत्ति को हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और समकालीन परिस्थितियों की उपज मानकर ही चीजों को देखते और समझते हैं। तो इस नजरिए से भी यह विषय महत्वपूर्ण है कि समकालीन हिंदी कविता में जो बहस विचार विमर्श चल रहे हैं, उन्हें हम किस तरह से देखें, और न सिर्फ अस्मिता के विमर्शों को, बल्कि जो समग्र साहित्य का विमर्श है, या जो समग्र हिंदी साहित्य है, उसको हम आज की तारीख में कैसे समझने का प्रयास करेंगे। आदिवासी कविता में मिथक, इस विषय पर मैं मूलतः अवधारणात्मक बातें ही कहूंगा। शायद आप ये अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं आदिवासी कविताओं में मिथकों को चिन्हित करके आप तक पहुंचाऊंगा, तो मैं यह नहीं कर रहा आज। वह इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उस अवधारणा को समझना चाहिए जिससे प्रेरित होकर, जिससे संचालित होकर रचनाएं जन्म लेती हैं, कविताओं के रूप में चीजें हमारे सामने आती हैं। तो आज मैं आदिवासी कविता में मिथक की बात करते हुए मूलतः अवधारणात्मक बातें ही कहूंगा। हाँ, कुछ कविताएं, कुछ कवि संदर्भ के तौर पर जरूर मौजूद रहेंगे, लेकिन कविताओं में मिथकों को चिन्हित करके उन्हीं पर केंद्रित होकर मैं आज नहीं बात करूंगा। और मैं सार्वजनिक रूप से एक प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहा हूं समग्र हिंदी साहित्य के लिए, वह यह कि हम भारतीय मिथक परंपरा का अध्ययन करते हुए आदिवासी मिथकों के स्वरूप को कैसे स्पष्ट करेंगे, और उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। आदिवासी कविता में मिथक, इस शीर्षक को अगर हम इस तरह से देखें, आदिवासी समाज और मिथक, या मिथकों में आदिवासी, अगर हम विषय को इस तरह से पलट दें तो क्या होगा? आदिवासी समाज और मिथक, या मिथकों में आदिवासी, अगर हम इस चीज को इस तरह से पलट कर देखें और इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो हमें क्या दिखाई देगा, कौन सी चीजें मिलेंगी? तो यह मुझे लगता है कि आदिवासी कविता में मिथक, इस विषय पर बात करने के लिए जरूरी है कि हम आदिवासी समाज और मिथक के अवधारणा को स्पष्ट करें। मिथकों में आदिवासी कैसे रचे बसे हैं, उन्हें कैसे चित्रित किया गया है, इसे हम स्पष्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें अंतर संबंधित हैं, और मिथकों में आदिवासी या आदिवासी समाज और मिथक का अध्ययन करते हुए ही हम आदिवासी कविता में मिथकों का विश्लेषण कर पाएंगे, या उन्हें हम समझ पाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ लेखक और आदिवासी विचारक चिंतक हरिराम मीणा जी के इस कथन को उद्धृत करना चाहूंगा, जो उन्होंने आदिवासी मिथकों के संदर्भ में लिखा है। उनका उद्धरण है कि इतिहास में आदिवासी किस रूप में है, इसे समझने के लिए हमें भारतीय मिथक परंपरा में जाना होगा, क्योंकि
सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई है। इतिहास में आदिवासी किस रूप में चित्रित हैं, इसे समझने के लिए हमें भारतीय मिथक परंपरा में जाना होगा, क्योंकि सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई है। मिथक एवं इतिहास की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि हारी हुई कौमों को विकृत करके चित्रित किया जाता है। वर्चस्वकारी पक्ष के वर्ग में सारा सोच होता है। यह कथन महत्वपूर्ण है। आदिवासी इतिहास लिखने से पहले हमें मिथकों में आदिवासी के सारे संदर्भों को पुनर्व्याख्यायित करना होगा। हरिराम मीणा यह बात कहते हैं, इतिहास की बात करते हुए मिथकों का जिक्र आता है और मिथकों की बात करते हुए इतिहास का जिक्र आता है। तो इतिहास लेखन की बात करते हुए मिथकों की बात करना, या मिथकों की बात करते हुए फिर इतिहास लेखन की तरफ जाना, इस तरफ इशारा करते हैं हरिराम मीणा। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है, धूणी तपे तीर, हम सब परिचित होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, अंडमान निकोबार के जारवा और सेंटिनलीज जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बारे में कविताओं में उन्होंने जारवा और सेंटिनलीज आदिवासियों के बारे में जो बातें कही हैं, वह आदिवासियों के बारे में बनाए गए उन मिथकों को तोड़ती है, जो मिथक सभ्य समाज के द्वारा, या जिसे हम कथित तौर पर मुख्य धारा के द्वारा बनाया गया कहते हैं। तो हरिराम मीणा जी के इस कथन का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि जब हम मिथकों में आदिवासियों को तलाशने की कोशिश करेंगे, उनका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना चाहेंगे, तो हमें भारतीय समाज के संरचना को, उसके निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और उसे समझकर ही हम आदिवासी समाज में मिथकों को, या मिथकों में आदिवासियों के स्वरूप को स्पष्ट कर पाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि आज का समाज आदिवासियों के बारे में लगभग वही विचार रखता है जो पुराने समय में लोगों का विचार रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारे भारतीय समाज का एक बहुसंख्यक सामाजिक तबका है, समूह है, जो आदिवासियों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। सिर्फ हमारे बच्चे ही नहीं, बल्कि जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ भी यह स्थिति है। क्योंकि जैसे ही हम आदिवासी की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में कौन सा इमेज बैठता है, कौन सी छवि आती है? सबके दिमाग में एक ही छवि आती है कि आदिवासी यानी जंगलों में रहने वाले, आदिवासी यानी पत्तों से ढके रहने वाले लोग, आदिवासी यानी नरभक्षी, यानी इस तरह के और भी कई बर्बर हिंसक विशेषण आदिवासियों के बारे में बताए जाते हैं, माने जाते हैं। एक आम अवधारणा यह बनी हुई है। यह अवधारणा कैसे बने, या फिर अगर हम बॉलीवुड के सिनेमा के माध्यम से बात करें, तो आदिवासी का जो इमेज बनाया गया है एक झिंगालाला की तरह। तो जब हम मिथकों में आदिवासियों की तलाश करेंगे तो हमें यह देखने को मिलता है कि आदिवासी खुद मिथक बना दिए गए हैं। यानी आदिवासी समाज अपने आप में एक मिथ की तरह दिखता है मेन स्ट्रीम या मुख्यधारा के समाज के सामने। यानी आदिवासियों के लिए जो रोमांटिसिज्म है, आदिवासियों के प्रति जो रहस्य रोमांचकारी भावना है, वह भावना ना सिर्फ जनसाधारण में है, बल्कि वह हमारे विचार और चिंतन की दुनिया में भी है। यानी जब हम भारतीय मिथक परंपरा का अध्ययन करते हैं और उस भारतीय मिथक परंपरा में आदिवासी को चित्रित होते हुए देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि आदिवासी तो खुद ही एक मिथक बन गया है। तो यह एक जरूरी सवाल है कि आदिवासी समाज के प्रति रहस्य और रोमांचकारी ये इस तरह की भावना क्यों बनी है।
वह अवधारणा क्यों बनी? ये मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं कि जब हमारे क्षेत्र से, मेरा गांव झारखंड में है, सुदूर पहाड़ी जंगली क्षेत्र में है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो पूरे बेल्ट, इसका बेल्ट बनता है। यहां से जब ट्रेन गुजरती है, मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि जो ट्रेन में सहयात्री होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही क्षेत्र वहां से ट्रेन गुजरने लगती है, लोग खिड़कियां खोलने शुरू कर देते हैं, शहरों के लोग, और ये कहते हैं कि यहाँ आदिवासी रहते हैं। यानी वे आदिवासियों को देखने के लिए ललायत हैं, या एक रोमांचकारी भावना के साथ कि यहाँ आदिवासी रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना रहस्यमय, इतना रोमांचकारी क्यों बना आदिवासी समाज? तो इसके लिए हमें भारतीय मिथक परंपरा में जाना होता है। और जब भी हम भारतीय मिथक परंपरा की बात करते हैं तो हमारे सामने जो वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य है, हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है। और हाँ, हमें देखना होता है कि क्या वहां आदिवासी समाज मौजूद था। अगर था आदिवासी समाज वैदिक और उत्तर वैदिक काल में, तो वह उन रचनाओं में, उन ग्रंथों में किस तरह से चित्रित किया गया। तो जैसे कि हम ऋग्वेद में ही देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र आता है। इंद्र है, वरुण है, या और भी देवता है। उसी के समानांतर असुरों का भी जिक्र आता है। वृत्र हो गए, शंबर हो गए, अहि हो गए, इस तरह के असुर हैं। और हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे के पक्ष प्रतिपक्ष हैं। इंद्र का असुरों के साथ युद्ध होता है, लगातार युद्ध होता है, और इंद्र पराजित भी करते हैं उन्हें। और ऋग्वेद में हम देखते हैं कि वो नाम आए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे बोरतो, सिम्बराय, मग्गू या मांगू, मंगू, ये जिन जिन भी नामों का मैंने जिक्र किया है, इसका उल्लेख इस तरह के असुर समुदाय के जो व्यक्ति हैं या असुर समुदाय के जो सदस्य हैं, उनका नाम हमें देखने को मिलता है। यानी यह वैदिक समय में भी वहां उपस्थित रहे हैं, और वहां संघर्ष है इंद्र और उसके सामाजिक समुदाय के साथ। इस चीज को बाद में जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने, या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अध्ययन किया इन चीजों को, और ये बताया कि यह आर्य और अनार्य के संघर्ष की बात है। तो जो आर्य समुदाय है और जो आर्यतर हैं, आर्यतर में द्रविड़ भी है और असुर भी है। तो जो आर्यतर है उसमें असुर समुदाय के भी लोग हैं या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, और इनके बीच परस्पर संघर्ष है और परस्पर संवाद भी है। मैं थोड़ा सा आप सबको आगे ले जाना पीछे ले जाना चाह रहा हूं, वह इसीलिए क्योंकि इन चीजों को स्पष्ट किया जाना जरूरी है। इन चीजों को अगर हमने स्पष्ट नहीं किया तो आज की समकालीन आदिवासी कविता में जो बिंब आएंगे, जो प्रसंग आएंगे, या जो संदर्भ आएंगे मिथकों के, उन्हें विश्लेषित करना फिर कठिन होगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जा रहा हूं। तो जैसे ये नाम मैंने बताए, जैसे कि बोरोतो बताया, सिमराय बताया, मग्गू, मंगू, ये सब अभी भी ये नाम आदिवासी समाज में प्रचलित हैं। लोग जब नामकरण करते हैं तो उस तरह से नामकरण भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में आदिवासी समाज का चित्रण एक ऐसे सदस्य, एक ऐसे नागरिक, एक ऐसे समूह के रूप में किया गया जो जंगली है, जो राक्षस है, जो बर्बर है, जो हिंसक है। और ये जो बात जो वैदिक समाज से शुरू होती है, ये बाद में पौराणिक समय तक चली जाती है, और महाभारत के काल तक में भी हम देखते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है खांडव दहन का, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम खांडव वन को जला दो, क्योंकि वो जो जंगल में जो वन्य जातियां हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वे बार बार विद्रोह करते हैं, उपद्रव करते हैं, और इनको
चुप किए बगैर, इनको नष्ट किए बगैर हम एक शांतिपूर्ण शासन नहीं कायम कर सकते। तो खांडव दहन के प्रसंग में भी हम ये देखते हैं कि वहां कृष्ण अर्जुन के साथ उस खांडव दहन को, उस खांडव जो जंगल है, कुरुक्षेत्र के पास का जंगल था, उसको जला देने की बात कहते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम इस पर अंदर घुसेंगे तो और ज्यादा बहस है, और ज्यादा बहुत सारी चीजें जिनको हमें विश्लेषित करना होगा, खोलना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भी हम आते हैं, उसके बाद तक भी चीजों को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि आदिवासी समाज, जिसे हम आर्यतर जातियां कहते हैं, उनका आर्यों के साथ निकट संबंध है। और यह निकट संबंध संघर्ष के रूप में है, और यह संघर्ष आगे सामाजिक लेन देन की प्रक्रिया में समन्वय में भी बनता है, समन्वय भी बनता है, और वह फिर सतत संघर्ष में चला जाता है। तो ये चीजें हैं। तो जब हम खासतौर से वैदिक और संस्कृत साहित्य को देखते हैं, तो वहां हम ये पाते हैं कि आदिवासी समाज का चित्रण एक ऐसे मिथ के रूप में कर दिया गया है जो रहस्यमयी है, जो या तो बर्बर है, या जंगली है, या असभ्य है, या उसे कोई तहजीब या संस्कृति की बात आती ही नहीं है। इसलिए देखिएगा कि आज तक हमारे मुख्यधारा के समाज में या ज्ञान मीमांसा की दुनिया में भी यह विचार एक ऑर्थोडॉक्स बना हुआ है कि आदिवासियों की तो कोई संस्कृति ही नहीं होती, उनकी तो कोई फिलॉसफी ही नहीं है, उसे तो लोग असभ्य मानते हैं। ये इन चीजों को मैं जब पॉइंट आउट कर रहा हूं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जो समकालीन आदिवासी कविताएं किस तरह से लिखी जा रही। समकालीन आदिवासी कविताएं अस्मिता पर आधारित होकर लिखी जा रही हैं, तो उनकी अस्मिता किस चीज को लेकर खड़ी हो रही है? वह इस बात को लेकर खड़ी हो रही है कि आदिवासी समाज की अपनी पहचान है, उसका इतिहास है, उसका दर्शन है, और उसकी संस्कृति है। और आज की तारीख में जो आदिवासी कविता, जो समकालीन समय की जो आदिवासी कविता हमारे सामने मौजूद है हिंदी में, वह जिस बहस की मुद्रा में खड़ी है, वह जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं, उस सभ्य समाज के सभी मानकों और प्रतिमानकों के खिलाफ में एक वैचारिक प्रतिद्वंदिता के साथ। अमूमन आज हम अकादमिक जगत में यह देखने की कोशिश कर रहे हैं, या देखने को हमें मिल रहा है कि आदिवासी विमर्श के नाम पर सारे सवालों को, विमर्श के सवालों को आर्थिक प्रश्नों से जोड़कर छोड़ दिया जा रहा है। यानी आदिवासियों का विकास करना है। आदिवासी बहुत गरीब पिछड़े हैं, उन्हें वो सारी सुविधाएं दे देनी है जो मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा के पास है। इस तरह की बातें अकादमिक जगत की बहसों में देखने को मिलती है। और ये जो हमारे हमारे भारतीय समाज का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके अंदर भी यही है कि आदिवासियों का विकास करना है। यानी कि आदिवासी कुछ नहीं जानते हैं, उनकी बुद्धि नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, वो तर्कशील नहीं है। वो सारी चीजें कहाँ है? मेन स्ट्रीम के पास है। तो सारी चीजें आप उन्हें दे दीजिए, माने उनको आप सिखाइए। तो ये जो आज का जो ट्रेंड बना है, चाहे हमारे पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स के यहाँ हो, या राजनीतिज्ञ के यहाँ हो, या एक संकीर्ण दायरे में विमर्श को देखने वाले जो आर्थिक प्रक्रियाओं तक सीमित करते हैं वो। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है, वो सांस्कृतिक और दार्शनिक है। और आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और दार्शनिक पक्ष को समझने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमें मिथकों में जाना होगा। और मिथकों की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो पूरे भारतीय परंपरा के मिथकों का अध्ययन और पुनर्अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और यह हम सब के लिए, यह भारतीय ज्ञान और चिंतन परंपरा के लिए यह दुर्भाग्य और दुखद की बात है कि आदिवासी समाज का अध्ययन तो उस रूप में हुआ ही नहीं, आदिवासी समाज के मिथकों का अध्ययन तो और भी नहीं हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। आदिवासी मिथकों को विश्लेषित करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का के नाम से आप लोग परिचित होंगे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भाषाविद थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, संस्कृति कर्मी थे, और हम यह कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय समाज में जो आदिवासी बौद्धिकता है,
वे उसके प्रतीक रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान था, संस्कृत बहुत अच्छी तरह जानते थे, वे आर्य और अनार्य भाषा परिवार भाषा के, ठीक है, उसके बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आज की तारीख में हम भाषा विज्ञान या व्याकरण भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अमूमन भारोपीय भाषा परिवार ही पढ़ते हैं। हम द्रविड़ भाषा शायद ही ना जानते। भारोपीय भाषा परिवार से बाहर भाषाओं का अध्ययन नहीं करते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं। हम मुंडा भाषा परिवार के बारे में नहीं जानते। लेकिन रामदयाल मुंडा जी के साथ यह था कि वे मुंडा भाषा परिवार के भी अच्छे जानकार थे, भाषाविद थे, और भारोपीय भाषा परिवार। तो उन्होंने इस दिशा में काम किया और उन्होंने कई लेख लिखे, पुस्तकें भी लिखी। जैसे उन्होंने किताब लिखी आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल। इसमें उन्होंने संस्कृत साहित्य के आदिवासी और भारतीय संस्कृति को उनकी देन, इस शीर्षक से उन्होंने एक लंबा लेख लिखा। संस्कृत साहित्य के आदिवासी और भारतीय संस्कृति को उनकी देन। और इसमें उन्होंने जो विकृति पैदा की गई है आर्य सामाजिक समूह के द्वारा अपने शास्त्रीय ग्रंथों में आदिवासियों को लेकर, उन चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया, उन चीजों को उन्होंने खारिज किया जिसमें आदिवासियों को बहुत ही विद्रूप या विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने ये बताया कि कैसे सत्यकाम और जबाला है तो कैसे आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने किस तरह से योगदान दिया है। दरअसल जब हम आदिवासी समाज के मिथकों का अध्ययन करेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से, खासतौर से जो अब तक की ज्ञान मीमांसा में आर्य और अनार्य का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसमें जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि प्राचीन समय में या अपने शुरुआती समय में जब दो भिन्न समुदाय एक दूसरे के संपर्क में आए तो उनके बीच का सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार क्या था, यह हम मिथकों के अध्ययन के जरिए समझते हैं, जानते हैं। उनका दार्शनिक विचार क्या था, यहीं पर मैं थोड़ा सा अपनी बात को एक दूसरी दिशा में जोड़ते हुए कहना चाहता हूं। हमारे समय के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, इतिहासकार हैं, खासतौर से मिथकों के व्याख्याकार हैं, डॉक्टर भगवान सिंह। भगवान सिंह ने किताब लिखी है अपने अपने राम, उपन्यास है। जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें बहुत साफ साफ ये बात दिख जाती है कि आर्य और अनार्य, वैदिक और अवैदिक के बीच जो ज्ञान का, दर्शन का जो फर्क था वह किस तरह से था और कैसे वो समाज बन रहा था एक दूसरे से संघर्ष और एक दूसरे चीजों को सीखते हुए। लेकिन हुआ इसमें कि चूंकि जो विजेता पक्ष था, चूंकि आर्य विजेता हुए तो उन्होंने अपने नजरिए से चीजों को गढ़ा। और जब अपने नजरिए से चीजों को गढ़ा तो क्या हुआ कि जो पराजित पक्ष था, जो असुरों का पक्ष था, उसका चित्रण बहुत ही विद्रूप तरीके से किया गया, उसको विकृत कर दिया गया, उसे अपमानित किया गया और उसे सम्मान या प्रतिष्ठा के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। तो वहां से जो चीजें शुरू हुई वो चीजें सतत चलती हुई आज हमारे समाज में भी मौजूद है, जहां हम आदिवासियों को उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिसमें सम्मान या गरिमा हो। हमेशा वही कौतूहलता, वही रहस्य और रोमांच की बात आती है। तो जब हम इन सारी अवधारणाओं को देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि जिसे हम मेन स्ट्रीम का, मुख्यधारा का समाज कहते हैं, वह आदिवासी को एक मिथ की तरह प्रस्तुत कर दिया है। तो जो आज का आदिवासी लेखन है, जो अस्मिता विमर्श है, आदिवासी को मिथ के रूप में प्रस्तुत किए जाने के विरुद्ध है, उसके खिलाफ है और मिथकों में जो विकृतीकरण किया गया है उस विकृतीकरण पर वो सवाल खड़ा करता है। और ऐसा नहीं है कि केवल आज की समकालीन आदिवासी कविता अपने मिथकों के जरिए अतीत में हुए विकृतीकरण के खिलाफ अपनी अस्मिता की बात कह रही है। बहुत पहले ये बात कही गई। खासतौर से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस अध्ययन को और आगे बढ़ाया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा शरद चंद्र रॉय का। एस.सी. रॉय, शरद चंद्र रॉय ने 1912 ईस्वी में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द मुंडाज एंड देयर कंट्री।
द मुंडाज एंड देयर कंट्री में उन्होंने एक बात कही, बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से यह बात उन्होंने कही कि संस्कृत साहित्य में जिसे असुर कहा जाता है, वो असुर कोई राक्षस या पिशाच या नरभक्षी नहीं है। वे असुर आदिवासी समुदाय के लोग हैं और यह आदिवासी समुदाय आज भी झारखंड के पठारी प्रदेशों में निवास करता है। ये बात उन्होंने 1912 ईस्वी में कही अपनी किताब द मुंडाज एंड देयर कंट्री में। और अब देखिएगा, ये बहुत हैरानी होती है, 1912 ईस्वी में एक लेखक कहता है कि असुर आदिवासी हैं और राक्षस नहीं है। लेकिन आज तक हमारा जो भाषा विज्ञान है वो असुर को एक राक्षस के पर्याय के रूप में ही देखता है। हालांकि जिसे हम असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, उसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ था वो कहीं और रह गया है, लेकिन उससे जो विशेषण है, उससे जो ध्वनि निकलती है वह इसी तरह की। फिर बाद में जब 2009 या 10 की तारीख है, मैं ध्यान से उतर रहा है, रणेंद्र ने एक उपन्यास लिखा ग्लोबल गांव के देवता। और ग्लोबल गांव के देवता में उन्होंने उन्हीं असुरों के जीवन को चित्रित किया जिन असुरों को संस्कृत साहित्य में दैत्य या राक्षस कहा गया। जिस असुरों के बारे में शरद चंद्र रॉय ने यह बात कही थी कि असुर राक्षस नहीं आदिवासी हैं। लगभग 100 साल का समय लग रहा है जब एक लेखक इस चीज को स्थापित करने का फिर से प्रयास करता है कि असुर आदिवासी समुदाय के लोग हैं। और हम देखते हैं कि आप सब साहित्य के ही विद्यार्थी हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जब प्रकाशित हुआ तो हमारे हिंदी साहित्य में एक बहस खड़ी हुई कि जो असुर हैं वो आदिवासी हैं। हमारा जो हिंदी का जो पाठक वर्ग था वह भौचक हुआ कि असुर समुदाय आदिवासी हैं और आज भी वो रहते हैं, निवास करते हैं। और आज की तारीख में भी हम देखेंगे जो असुर समाज है वो झारखंड में मौजूद है। हाँ, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि वो एक लुप्त प्राय समुदाय हो गया है। जहां तक मुझे ध्यान है कि 1500-2000 से ज्यादा उनकी संख्या नहीं बची है, बहुत कम संख्या है। तो रणेंद्र ने ये बात उपन्यास के माध्यम से कही और उस उपन्यास को आप पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिएगा कि बार बार संस्कृत साहित्य का संदर्भ आता है, उस वैदिक साहित्यों का संदर्भ आता है जहां असुरों को राक्षस या दुश्मन या खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये जो असुर क्या हुआ, असुर है एक आदिवासी समुदाय, लेकिन हम मेनस्ट्रीम के समुदाय के नजरिए से देखें, उसके मुहावरों के हिसाब से देखें तो क्या है, असुर एक मिथक की तरह आ गया है, यानी आदिवासी को एक मिथक की तरह रख दिया गया। तो हम देखते हैं कि आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं अस्मिता या आइडेंटिटी की, वह इन अवधारणाओं के खिलाफ, इन विकृतीकरण के खिलाफ लिखी जा रही कि आदिवासी असुर है। असुर मतलब राक्षस नहीं, असुर मतलब क्या है, असुर मतलब जो आदिवासी समुदाय के लोग। और असुर का व्युत्पत्ति पर एक अर्थ क्या है, जो चूंकि असुर एक भाषा भी है, असुर एक समुदाय भी है। तो मैंने एक बार असुर समुदाय की एक कवयित्री है, लेखिका है सुषमा असुर, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। मैंने उनसे एक बात ये पूछी कि असुर का व्युत्पत्ति परक अर्थ, मैंने कि असुर का अर्थ क्या है असुर भाषा में। क्योंकि हिंदी वाले तो असुर की बात जब भी बात करेंगे उसे राक्षस की तरह चित्रित करेंगे, देखेंगे, या दैत्य कहेंगे या कुछ इसी तरह की चीजें, या जिसके कंठ या गले में सुर नहीं है उसे असुर कहेंगे, इस तरह की बातें कही जाती। तो उन्होंने बहुत ही सहजता से ये बात कही, असुर मतलब आविष्कारक, यानी असुर आविष्कारक है। अब इस अर्थ के साथ आप फिर से इतिहास को खंगालिए। जो बात अभी हरिराम मीणा ने कही थी, अभी हम लोगों ने ये बात कही कि इतिहास की बात करते हुए मिथकों की तरफ जाना और मिथकों की बात करते हुए फिर इतिहास को समझने की कोशिश करना। तो उन्होंने कहा आविष्कारक है असुर। तो आप इतिहास में जाइए, मगध का इतिहास हम देखें, मगध का जो प्रांत है वह मूलतः असुरों का प्रांत है।
और यह बात किसी से छुपी नहीं है, तथ्यात्मक बात है कि असुरों को सबसे पहले लोहे की जानकारी थी, और असुर लोहे से हथियार बनाना जानते थे, गलाना जानते थे। और हम ये देखते हैं कि जो असुर है वे इन चीजों से, इन चीजों में पारंगत थे। ठीक यही बात असुरों के संपर्क में आए जो दूसरे मुंडा आदिवासी समुदाय है, मुंडा आदिवासी समुदाय, उनकी लोक गाथा में मिलता है। जो लोक गाथा है मुंडाओं का, वह लोक गाथा है सोसो बोंगा। देखिए, मिथकों की बात आ रही, जिन भी चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं ये सारे मिथक ही है, और ये ऐसे मिथक हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में या अकादमिक ज्ञान की दुनिया में प्रकाश में नहीं लाया गया है। हम बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते, तो ये बहुत नई प्रतीत होने वाली बात है। तो सोसो बोंगा मुंडाओं की लोक गाथा है, और उस लोक गाथा में हम पूरे आदिवासी परंपरा का मिथक देखते हैं, और उसी में ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखे मौजूद है कि असुर ताकतवर हैं और असुर लोहा गलाना जानते हैं, और उनके यहाँ लोहे की, आज की तारीख में हम कहें कि लोहे की फैक्ट्रियां हैं या लोहे की भट्टियां हैं। और अगर मुंडा का रचना काल देखेंगे कुछ तथ्यों को जोड़कर, तो मुंडा आदिवासी समुदाय के झारखंड में प्रवेश करने के पहले, यानी करीब 600 ईस्वी वर्ष, 600 ईस्वी पूर्व की घटना आपको देखने को मिलेगी। तो ये जितनी भी बातें थी ये अवधारणात्मक बातें थी। आदिवासी कविता में मिथक को समझने के लिए भारतीय मिथक परंपरा को हमें समझना होगा, और जब भारतीय मिथक परंपरा की बात करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि अब तक मिथकों को हम जिस तरह से देखते आए हैं उससे इतर आर्यतर मिथकों की परंपरा है, हम उन्हें देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें, और हम ये देखें कि उस अवधारणाओं के बाद जो विचार बनता है वह विचार रचनात्मक रूप में कैसे अभिव्यक्त हो रहा है। तब हम रचना की तरफ आएंगे। तो जब हम रचना की तरफ आएंगे तो हम क्या देखते हैं कि रचनाओं में किन किन मिथकों की बात आती है। जैसे बात आती है महिषासुर की, जैसे बात आती है एकलव्य की, जैसे बात आती है चौरा भावरा की, जैसे बात आती है उलट बग्घा की। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मिथक हमारे सामने आने लगते हैं। ठीक है, हम हिडिंबा भी मिथक है। हिडिंबा जो महाभारत में, जो अगर महाभारत के उदाहरण लेके जाए, हिडिंबा हो गए, घटोत्कच हो गए, ठीक है, और इस तरह के और भी कितने सारे मिथक हमारे सामने। तो इन चीजों का रचनात्मक रूपांतरण हो रहा है आदिवासी कविता में, यानी रचनाओं के जरिए उसका रूपांतरण हो रहा है। जैसे मैं एक कविता आपको पढ़कर सुनाता हूं, रमणिका गुप्ता की कविता है पराजय का गवाह। पराजय का गवाह। अब देखिए कि आदिवासी कविता में मिथक किस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। इस कविता में लेखिका कहती है, मैं 4-5 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। झांकने लगता है सन्नाटा गहरी गहन खाइयों से, खोहों से उठ उठ कर जब मेरे ही भंवर तब करती है विलाप, पानी के पोर पोर पर तब मेरी हर लहर लिखने लगती है इबारत, बस एक ही इबारत, आए बहिरागत किया हमारा वध, मारा गया महिषासुर मेरे ही कगार पर, तुम ही तो हो ना एक गवाह उस पराजय के, क्यों चुप रहे तुम तब, क्यों क्यों। देवदार सोच में पड़ गया। अब देखिए, इसलिए जब हम मिथकों की बात करेंगे तो हमें बहुत धैर्य और तार्किकता के साथ चीजों को देखना होगा। अगर हम केवल भावनाओं के नजरिए से देखें तो गड़बड़ियां होंगी। अब देखिए, यहां महिषासुर की बात आ गई, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक व्यास व्यास का प्रश्न, एक कविता है रमणिका गुप्ता की, इस कविता को देखें। ओ देवदार कहाँ गया तेरा स्वाभिमान, कैसे रहा तेरा सर ऊंचा, मनु ने जब बनाया वर्ण और दे दिया तेरे रखवालों को सेवा कर्म, तब बहुत चिल्लाया था मैं, हो गया था आपे से बाहर, उठे थे मेरे कण कण प्रतिरोध में लहरों के संग,
क्यों चुप रहे तुम ओ देवदार, जोड़ देते गर तुम महिषासुर का सर, रुक जाता आना बहिरागतों का, कभी नहीं बनता हमारी धरा पर मनु का मंदिर, हमारी धरा पर। क्यों, आखिर क्यों, क्यों चुप रहे तुम ओ देवदार। तो यहां सिर्फ देवदार वृक्ष नहीं है। अगर हम एक बार के लिए मिथकों को हम देखें, अगर हम महिषासुर वध की पूरी घटना को ही देखें, अगर महिषासुर को एक प्रतीक के तौर पर देखें, तो देवदार भी प्रतीक के तौर पर है और एक सवाल की तरह है कि देवदार तुम चुप क्यों रहे। यानी देवदार वो हर उस शख्स के लिए है जो उस समय में मौजूद था, जिसे सत्य का पक्ष रखना था, लेकिन सत्य का पक्ष नहीं रखा गया, चुप रहे। क्या इसीलिए कि पराजय का जो दमन था, पराजय की जो स्थितियां थी उसकी वजह से ऐसा हुआ, या किसी और वजह से। उसी तरह से एकलव्य की, एकलव्य तो बहुत मशहूर कथा है, आप सब जानते हैं। और एकलव्य के जरिए एकलव्य की प्रतिभा को प्रस्तुत किया जाता है न। और हिंदी कविता, हिंदी आदिवासी कविता क्या क्या कर रही है, एकलव्य को, एकलव्य की प्रतिभा को एकलव्य बनाम द्रोण के रूप में ना प्रस्तुत करके उसे वह एक समग्र आदिवासी चेतना के रूप में प्रस्तुत करती है और यह बताने की कोशिश करती है कि इस भारतीय भूगोल में जो परिघटनाएं घटित हुई हैं, जिसे हम मिथकीय रूप में ही जानते हैं, वहां जो चीजें विकृत या वहां जो अन्याय हुए हैं, उन चीजों को हम कविताओं के जरिए उन चीजों का हम सामना करेंगे, उस पर सवाल खड़े करेंगे और इस तरह के सवालों के जरिए ही हम आदिवासी अस्मिता को या आदिवासी समाज की गरिमा को रेखांकित कर सकते हैं। तो ये आदिवासी कविता में जो मिथक आ रहे हैं, ये दरअसल अब तक जो चीजें दबी हुई थी या जिन चीजों पर बात नहीं की जाती थी, उससे संवाद की गुंजाइश पैदा कर रही है और इस तरह से ये एक लोकतांत्रिककरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही। ये ज्ञान की दुनिया में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है, यह हमारे समाज में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है। हम उसके इसे विस्तार के रूप में देख सकते। हाँ, यह जरूर है कि सवाल है और सवाल बहुत कड़वे हैं और तीखे सवाल भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो मिथक बने जिसमें हम एक पक्ष को विजेता के रूप में देखते हैं और दूसरे पक्ष को हम देखते हैं पराजित पक्ष के रूप में। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अर्जुन की बात आती है, अर्जुन चित्रांगदा की बात आती है, ठीक है। वहां बभ्रुवाहन नाम के एक योद्धा थे जिन्होंने अर्जुन को पराजित किया था, ठीक है। लेकिन बभ्रुवाहन की का जिक्र उस तरह नहीं आता कि वो बहुत वीर था, बहुत ताकतवर था या बहुत धैर्यवान था। हमारे सामने इमेज बनता है, एक मिथक के रूप में चरित्र बन जाता है अर्जुन का। तो ये जो चीजें हुई हैं, इन चीजों को आदिवासी जो मिथक है या समुदाय की तरफ जो चीजें आ रही उन चीजों को सवाल के तरीके से देख रहे। तो जब हम आदिवासी कविता को पढ़ेंगे, उसका पाठ करेंगे, तो हमें इसी रूप में चीजों को समझना होगा। इसलिए जब आदिवासी कविता जब कहता है कि मैं आदिवासी हूं या आदिवासी होने पर गर्व करता है, उसके स्वाभिमान को रखता है, तो उसकी ध्वनियां बहुत पीछे अतीत और इतिहास में चली जाती हैं कि जो चीजें वहां उपेक्षित रही उसके उस पर भी हम सवाल कर रहे हैं और हम आज की तारीख में उस इतिहास और अतीत से जुड़कर अपने वर्तमान को ज्यादा स्वाभिमान परक और ज्यादा सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आदिवासी कविता में हमें देखने को मिलता है। अब हम एक दूसरे बिंदु की बात करते हैं और वह है आदिवासी समाज के अंदर खुद के जो मिथक है वो किस तरह से बने हैं। अब तक हमने ये बात की थी कि जो विजेता पक्ष है, जो आर्य समाज के शास्त्रीय ग्रंथों के द्वारा, आर्यों के द्वारा जो रचा गया ग्रंथ है, उसमें जो आदिवासी समाज का चित्रण है, हमने उसको उस रूप में देखा अभी तक। अब हम ये देखेंगे आदिवासी समाज खुद कैसे देखता है खुद को, अपने अंदर उसकी रचनात्मकता कैसी है, वह अपने अंदर मिथकों को किस तरह से जन्म देता है। तो हम ये पाते हैं कि चूंकि भारत में आदिवासी समाज अलग अलग भूगोल में छोटे छोटे समूहों में अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है और हम ये देखते हैं कि इनकी भाषाएं भी अलग हैं, इनका रहन सहन, खान पान की बात जब हम करें
तो भले ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता हो, लेकिन भाषाओं के मामले में चीजें अलग है, भौगोलिक परिवेश भी अलग है। तो अलग अलग आदिवासी समुदायों की अलग अलग मिथकीय चेतना भी है, उनकी अपनी अलग अलग मिथकीय रचना भी है। आदिवासियों में मुंडाओं के मिथक, या असुरों के मिथक, या उराओं के मिथक, उस समुदाय के मिथक, या पूर्वोत्तर के जो आदिवासी समुदाय है उनके मिथकों की हम बात करें, पूर्वोत्तर के जो आदिवासी समुदाय है उनके मिथकों का बहुत ही मजेदार चित्रण हम जब हम पूर्वोत्तर के साहित्य को पढ़ते हैं तो मिलता है। तो ये देखें कि आदिवासी समाज अपने अंदर के मिथक को कैसे जन्म देता है, उन चीजों को कैसे देख रहा होता है। ठीक है, तो मैं खास तौर से, चूंकि मैं जिस प्रदेश से हूँ, झारखंड से हूँ, और झारखंड में जो मुंडा आदिवासी समुदाय है उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो उस समुदाय में जो मिथक है मैं उसी की बात करूंगा कि वह मिथ किस तरह से बने। मिथक चूंकि बहुत ही कस्से उसमें किस्सा गोई की तरह चीजें होती है, उस तरह की शैली होती है, और उसमें विश्वास होता है या अंधविश्वास होता है या लोक विश्वास होता है, ये सारी चीजें होती हैं, और एक कथा होती है। तो हर आदिवासी समुदाय की अपनी एक उत्पत्ति कथा है। हर आदिवासी समुदाय अपने नजरिए से इस ब्रह्मांड को देखता है, सूरज के उगने को देखता है, चांद के उगने को देखता है, और इस तरह से उन्होंने उनकी कथाएं गढ़ी हैं जो उनकी गाथाओं में, लोक कथाओं में मौजूद है। उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति कविताओं में होती है। जैसे अगर हम बात करें मुंडा आदिवासी समुदाय की, मैंने सोसो बोंगा का जिक्र किया, तो सोसो बोंगा लोक गाथा है, और इस लोक गाथा में सिंह बोंगा का जिक्र आता है। सिंह बोंगा यानी परम शक्ति या परमेश्वर। और मुंडाओं में लुटकुम हड़म और लुटकुम बुढ़िया जो आदि पुरुष माने, या आदि पुरुष और स्त्री माने जाते हैं मुंडाओं में, तो इनकी उत्पत्ति कथाओं के हिसाब से इनके अपने अपने मिथक हैं। और आदिवासियों की अपनी जो मातृभाषाओं की कविता है, जैसे मुंडाओं की मुंडारी की कविता, उराव की कुड़ुक की कविता, ओरल ट्रेडिशन की कविताएं हैं। ओरल ट्रेडिशन की कविताओं में ये चीजें बहुत खुलकर आती हैं। जैसे मुंडारी कविताओं की बात करें, रामदयाल मुंडा ने किताब लिखी आदि धर्म। आदि धर्म में उन्होंने उन मुंडारी कविताओं को संकलित किया, उन मुंडारी आदिवासी कविताओं को संकलित किया है, जिसमें वे या उन रचनाओं में आदिवासी समुदाय के अंदर से बन रहे मिथक आते हैं। जैसे सिंगिल द अग्निवर्षा। अब मैं अग्निवर्षा का एक मिथ है मुंडाओं में, वो मिथ इस तरह से है। कहते हैं कि सिंह बोंगा यानी परम सत्यन ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य से कहा कि तुम सबसे ज्यादा संवेदनशील हो, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, इसलिए तुम प्रकृति के जितने भी जीवचर हैं, जंगल पहाड़ नदी पेड़ पौधे वन जीव जंतु, सबकी तुम रखवाली करोगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस प्रकृति की रक्षा करोगे। यह सिंह बोंगा ने यानी ईश्वर ने किससे कहा? मनुष्य से कहा। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने जानवरों को मारकर नष्ट कर दिया, उसको अपना भोजन बनाया, प्रकृति को नष्ट किया मनुष्य ने, जंगलों को उजाड़ा जलाया, नदियां सूख गई, सारी चीजें हो गई। तब सिंह बोंगा ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, कि हमने मनुष्य को जिस जिम्मे के लिए इस धरती पे भेजा, उसे सृष्टि की रक्षा करनी थी, वन्य जीव जंतुओं की रक्षा करनी थी, इसने तो उल्टा काम किया, इसने सबको नष्ट कर दिया। और हुआ क्या कि सारी धरती में मनुष्य ही मनुष्य भर गए हैं। एक बहुत मजेदार गाथा, बहुत पुरानी लोक गाथा है, ये मिथ है आदिवासी समाज का, हजारों बरस पुराना होगा ये। और उसमें कहा जा रहा है कि पूरी धरती में केवल आदमी ही आदमी भर गए हैं। आदमी आगे बढ़ता है तो आदमी से टकराता है, आदमी पीछे बढ़ता है तो आदमी से टकराता है। माने कि मनुष्य की जनसंख्या इतनी भर गई है कि पूरी धरती पर दूसरे जीवों का जीना मुहाल हो गया। तब रुष्ट होकर सिंह बोंगा अग्नि वर्षा करते हैं कि हमें फिर से इस धरती की सृष्टि करनी है, तो क्या करना होगा? पहले हमें ये जो मनुष्य है, जिसे हमने कहा था जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए, पहले इसको हम नष्ट करके फिर से एक नई सृष्टि करेंगे। यह जो विचार है प्रकृति के साथ होने का, एक मिथक, आदिवासी समाज का मिथक, सिंगल द एक मिथक है।
ठीक है। मैंने अपने लेखन में अक्सर सिंगलदा का जिक्र किया, सोसोबोंगा का भी जिक्र किया है या और भी लेखकों ने किया है। इन्होंने कुमार सुरेश सिंह ने किया है, जिन्होंने बिरसा मुंडा पर किताब लिखी, बिरसा मुंडा एंड देयर मूवमेंट। हम जानते हैं कुमार सुरेश सिंह जी, उन्होंने भी सोसोबोंगा पर काम किया, लिखा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से आदिवासी समाज के अंदर के जो मिथक हैं, वह मिथक उनकी अपने जीवन दृष्टि की बात करते हैं, जीवन दर्शन की बात करते हैं, और उस जीवन दर्शन में प्रकृति के साथ साहचर्य, प्रकृति के साथ सहजीविता, प्रकृति के साथ साथ चलने की बात बहुत ही गंभीरता और कठोरता के साथ कही गई है, बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ ये बात कही गई। सोसोबोंगा में भी यही है। और ये बात केवल हम भारतीय आदिवासी समाज की नहीं कह सकते हैं, हम भारतीयतर आदिवासी समाज की भी बात कर सकते हैं। अगर हम अमेरिकन रेजिडेंट्स की बात करें तो उनके यहां भी ठीक यही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के साथ यह जुड़ाव कहां से आ रहा है, क्यों है, क्यों उनके मिथकों की व्याख्या, उनके द्वारा अपने जो मिथक है, ठीक है, उनके मिथकों में इस तरह की बातें क्यों आ रही है? तो वह इसीलिए आ रही है क्योंकि उनका जीवन को देखने का नजरिया, क्योंकि जीवन को देखने का नजरिया जैसे होगा उसी तरह के मिथक हमारे सामने आएंगे। तो आदिवासी समाज के खुद के जो मिथक हैं, जो उनके बीच से पैदा होते हैं, उनको नजरिया, जीवन दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं। और आज की आदिवासी कविताओं में जो पर्यावरण की चिंता दिखाई देती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हम कहते हैं, और पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जो चिंता दिखाई देती है, जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात जो कही जाती है, यह दरअसल आदिवासी समाज के का दार्शनिक पक्ष है, उसके चिंतन का पक्ष है, और उसी की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। और इसी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए आदिवासी कविता को अपने मिथकों का सहयोग मिलता है, अपने मिथकों का सहारा मिलता है। हम ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में भी ये बात देख सकते हैं। बाद महादेव टोप्पो की कविता है जंगल पहाड़ के पाठ। महादेव टोप्पो हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी कविता का संकलन है जंगल पहाड़ के पाठ। हम लोग सिर्फ जंगल और पहाड़ को दृश्य के रूप में देखते हैं, वह हमारे लिए क्या पिक्चर है, दृश्य है, इमेज है, लेकिन वहां भी ज्ञान है, वहां भी दर्शन है। इस बात की वकालत करते हैं महादेव टोप्पो जंगल पहाड़ के पाठ किताब में। और उस कविता संकलन में एक महत्वपूर्ण किताब है, कविता है पेरवा घाघ के कबूतर। यह कविता हमें जरूर पढ़नी चाहिए, पेरवा घाघ के कबूतर। इसमें और नेहरू के द्वारा चलाए गए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, शांति का जो आंदोलन है, या कबूतर के माध्यम से उन्होंने जिस तरह के प्रतीक गढ़े हैं, उसका इतना तार्किक और संवेदनशील रचनात्मक रूपांतरण है महादेव टोप्पो की कविता में। यह हमें अभिभूत कर देता है कि एक आदिवासी कविता अपनी जमीन के मिथक पर खड़े होकर पूरे वैश्विक समुदाय की, पूरे विश्व समुदाय की चिंता को प्रस्तुत करती है। और ऐसा करते हुए वह विकास के पूंजीवादी मॉडल को, जिस मॉडल ने इस धरती को नष्ट किया, जिस मॉडल से आज हम हवा पानी के लिए मजबूर हो रहे हैं खरीदने के लिए, उन चीजों पर कितनी गहरी दृष्टि रखती है आदिवासी कविता। इसके बहुत ही बेमिसाल उदाहरण है पेरवा घाघ के कबूतर, महादेव टोप्पो की कविता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मिथक है आदिवासी समाज के, वो अपने उस नजरिए को सामने रख रहे हैं, जो नजरिए उनका अपना मौलिक है, उनकी अपनी मूल दृष्टि है, किसी की थोपी हुई दृष्टि नहीं है। इसलिए मराठी के एक मशहूर आदिवासी कवि हैं वाहरू सोनवने, एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। लोग सब जगह लोग शोर मचाते हैं कि आदिवासियों का विकास करो, आदिवासियों की चिंता है, और विकास के नाम पे क्या हो रहा है, जंगलों से, नदियों से विस्थापित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। वाहरू सोनवने बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर आपको आदिवासियों का विकास करना है तो आप सारी चीजें आदिवासियों पर छोड़ दीजिए, वे अपना विकास खुद कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि क्या आप आदिवासी बौद्धिकता पर यकीन करते हैं? क्या आप आदिवासी दर्शन फिलॉसफी पर यकीन करते हैं? क्या आप आदिवासी रचनात्मकता पर यकीन करते हैं? अगर आप यकीन करते हैं तो आप चीजों को नहीं थोपेंगे।
तो जो विकास की जो प्रक्रिया बनी है पूंजीवादी विकास की, उसका जो मॉडल बना है, उस मॉडल में हम देखते हैं कि चीजों को एक तरफ से थोपा जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। तो ये चीजें, इन चीजों का प्रतिकार हिंदी कविता में आदिवासियों, आदिवासी मिथकों के जरिए या उनके जरिए सामने आ रहा है। और जैसे कि मरांग बुरु है, मरांग बुरु पहाड़ है जिसकी पूजा करते हैं आदिवासी, वो मिथक है। नियमगिरी है, नियमगिरी पहाड़ है आदिवासियों की, वो आदिवासी उसकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हम पूर्वोत्तर में जाएंगे, कंचनजंगा, कंचनजंगा की हम बात करते हैं। कंचनजंगा को हम भूगोल या पहाड़ के रूप में जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा जो कंचनजंगा है या हिमालय की जो पट्टी है, वहां के जो मूल आदिवासी समुदाय वो लेपचा है। आप लोगों ने सुना होगा शायद आदिवासी समुदाय लेपचा, एक बहुत ही बुजुर्ग लेपचा समुदाय के विद्वान और बहुत बड़े लोक कलाकार, दार्शनिक और विचारक थे। वो नहीं रहे, जिन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रपति सम्मान और पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया। बहुत बड़ी बात है। तिसरिंग लेपचा, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो जब उन्होंने हमें ये बताया कि कंचनजंगा वो हमारे, हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि कंचनजंगा अगर ना होता, वो पहाड़ ना होता, तो लेपचाओं का जीवन नहीं होता। अब देखिए, प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है आदिवासी समुदाय का, और उसके साथ उनकी जो ज्ञान की परंपराएं हैं, और उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि इस हिमालय की पहाड़ियों पे भूस्खलन होता है, स्लाइडिंग होती है, भूकंप आते रहते हैं। तो वहां आदिवासियों ने घर बनाने की जो तकनीक विकसित की थी, वो भूकंप रोधी तकनीक थी। वो इस तरह से घर बनाते थे कि वो दरक नहीं सकता था इस पे भूकंप से। कहने का मतलब ये है कि जो मरांग बुरुक या कंचनजंगा की भी बात करें, हम मेन स्ट्रीम का समाज इसे एक भूगोल के रूप में देखता भले हो, ये सारे एक मिथकीय रूप है आदिवासी समाज के। और इन सबसे मिलकर एक रचनात्मक अभिव्यक्ति आदिवासी कविताओं में आ रही है। वो पूर्वोत्तर से जमुना बिनी तादार की कविताओं में आ रही है, वह बस्तर से पूनम विश्वकर्मा वासम की कविताओं में आ रही है। हम पूनम विश्वकर्मा वासम की कविताएं पढ़े हम दंग रह जाएंगे। वो बस्तर जो आज की तारीख में देशद्रोहियों या नक्सलियों का गिरोह के रूप में लोग प्रचारित करते हैं या उस तरह के बना दिया गया है, वो हम देखिएगा कि उस बस्तर के अंदर का जो आदिवासी समाज वो कितना रचनात्मक है, उसके मिथक किस तरह से हैं, ये हमें पूनम विश्वकर्मा वासम की कविताओं में देखने को मिलती है, या हम ये बस्तर से आने वाले कविताओं में देख पाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासी कविताओं ने आज की तारीख में वैश्वीकरण या वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग या पूंजीवाद से जो पैदा हुआ संकट है, उस संकट के खिलाफ वैचारिक संघर्ष करने के लिए अपनी रचनात्मक ऊर्जा उसने अपने पूरे मिथकीय परंपरा से हासिल की है। और उसकी वो मिथकीय परंपरा उसके समाज के, उसके पुरखों के द्वारा बनाई गई है। एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा। ये लीमा टूटी नाम की एक कवित्री है, झारखंड की है। उनकी एक कविता है हमारे पुरखे। हमारे पुरखे कविता में देखिए कैसे कैसे चीजें रचनात्मक रूप से हमारे सामने आती है। मैं कविता पढ़ दे रहा हूं। पुरखे, पुरखे मर कर भी कहीं जाते नहीं, वो पहाड़ बन जाते हैं गांव के सीमांत के। पुरखे मरकर भी कहीं जाते नहीं, वे पहाड़ बन जाते हैं गांव के सीमांत के, या हो जाते हैं जंगल और घेर लेते हैं हमारे गांव, अपने दायरे में वे जिंदा रहते हैं। कच्चे घरों में रहने वालों के पक्के इरादों में वे हर बरस लौटते हैं, पलाश और सखुआ की ताजगी लेकर, सरहुल कर्मा सोहराय की उमंग लेकर बहते रहते हैं। रंगों में संस्कृति बनकर झंकरित होते हैं, लोक गीतों गाथाओं में बार बार याद दिलाने को संघर्ष और माटी के मायने। हाँ, मरकर भी नहीं मरते, यहीं रहते हैं हमारे पुरखे। अब देखिए ये कविता है, एक आदिवासी महिला एक कविता लिख रही है पुरखे शीर्षक से, और वो कह रही है कि हमारे पुरखे मरकर भी नहीं मरते, वे पहाड़ बन जाते हैं, वे जंगल बन जाते हैं, वे पलाश और सखुआ सरहुल और कर्मा सोहराई में बने रहते हैं।
हमें इस कविता की कैसे व्याख्या करनी होगी? हम आदिवासी कविताओं में मिथक की बात कर रहे हैं, हम इस कविता की व्याख्या कैसे करेंगे? इस कविता को आदिवासी मिथक परंपरा को जाने बगैर समझा ही नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम धर्म की बात करते हैं, हर समाज की आध्यात्मिकता होती है, उस आध्यात्मिकता में स्वर्ग और नरक होते हैं। इस कवियत्री ने जो कविता लिखी है उसके आदिवासी समुदाय के मुताबिक, उसकी आध्यात्मिकता के अनुसार स्वर्ग नरक नहीं होता। वे पारलौकिक दुनिया नहीं मानते हैं। उनके अनुसार दुनिया यही है, यही प्रकृति है। हम जीते जी भी यहीं रहते हैं और मरते हुए भी यहीं रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुरखे कविता में उन्होंने वो बात कही कि हमारे पुरखे मरकर भी नहीं जाते, तो क्या होते हैं? पहाड़ बन जाते हैं। वो क्या पलाश बन जाते हैं, सखुआ बन जाते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो जहां उसको दफन किया जाता है या जहां जला दिया जाता है, उस जगह से उसे वापस बुलाया जाता है घर। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, रिचुअल्स होती है, रिचुअल्स होते हैं, और उसे घर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम अब भी हमारे साथ हो। बस फर्क इतना है कि हम तुम्हें नहीं देख सकते, तुम हमें देख सकते हो। तो ये जो एक मिथ है आदिवासी समाज का, इस मिथ को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम उस कविता के वास्तविक अर्थ को नहीं हासिल कर सकते। और इसलिए जब हम आदिवासी कविता में मिथकों की बात करें तो हमें आदिवासी समाज के जो अपने आंतरिक मिथक हैं, उसके द्वारा जन्म दिए गए मिथक हैं, उन्हें समझना होगा। क्योंकि जो गैर आदिवासी समाज है, मेन स्ट्रीम के समाज के मिथक के हिसाब से आदिवासी समाज को देखेंगे तो हम नहीं विश्लेषित कर पाएंगे। जैसे धर्मवीर भारती ने नाटक लिखा, काव्यात्मक नाटक है अंधा युग, पूरा पूरा महाभारत के मिथक पर आधारित है। तो उसी अंधा युग की तरह कोई दूसरी कविता भी आदिवासी समाज से आएगी? नहीं आएगी, अलग तरह से आएगी। कैसे आएगी? जैसे लीमा टोटी की कविता है, जैसे पत्थलगड़ी, जब पुरखों की मृत्यु हो जाती है तो उसके सिरहाने पत्थर गाड़ा जाता है, पत्थलगड़ी। और यही बहुत बड़ा सांस्कृतिक विरासत है उनका। या आप मेरी पुस्तक देख सकते हैं, मैंने जो कविता लिखी बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये जो बाघ है, उलट बगे मिथ है आदिवासी समाज का। और बहुत मजेदार बात है, ये कविता लिखने की प्रेरणा मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से सुनकर मिले कि हम बचपन हमें डराया जाता था कि उसे मत मिलो, वो आदमी बाघ बन जाएगा, फला आदमी बाघ बन जाता है। तो हम लोग सोचे थे कि आदमी बाघ कैसे बनता है, ये लोग ठगते होंगे, आदमी तो बाघ नहीं बनता। और इस तरह की बातें अभी भी कही जाती हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो गवाह देते हैं कि मैंने फला व्यक्ति को आदमी से बाघ बनते हुए देखा है। तो जंगल में रहने वाला बाघ उफ अलग है, और आदमी जब बाघ बन जाता है वो अलग, उलट बग्घा। अब आपने बाघ और सुगना मुंडा की कविता पढ़ी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो पूरी प्रक्रिया कैसे मिथक है उसको सृजनात्मक तरीके से हम सामने ले आते हैं।